Hello students, I am Nidhi from YT English by Nidhi and today we study a poem for student of class 10th from English NCERT book First Flight। ये आपकी बुक की फर्स्ट पोएम है। ये आपकी बुक की फर्स्ट पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम इज़ वेरी शॉर्ट। कि पोएम बहुत ही छोटी है। Just two stanza in it and each stanza has 4 lines. I discuss the word meanings. I will explain it to you and we will also discuss about the literary devices used in it. That means हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे, पोएम के मीनिंग को समझेंगे, इसमें यूज हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे एंड हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखेंगे और समझेंगे कि इनमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस को हम लोग पोएटिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। बिफोर स्टार्ट द पोएम वी अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दिस पोएम। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट थे। और वो रियल लाइफ के बारे में लिखा करते थे। रियल लाइफ मीन्स रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में वो लिखा करते थे। रियलिटी ऑफ लाइफ, इसलिए उन्हें रियलिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। उनके पोएम्स अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ करते थे। इस तरह से आप समझ सकते हो कि वो कितने फेमस थे। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ओवरऑल जहाँ भी इंग्लिश पोएट्री पढ़ी जाती थी रीडर्स के बीच में, हर जगह पे वो लिखा करते थे लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर कुछ सॉरो हो, जॉय हो, किसी के लाइफ में कोई सफरिंग हो, हैप्पीनेस हो, सभी चीज़ों के बारे में वो लिखा करते थे। उसी से रिलेटेड है ये पोएम। उन्होंने इस पोएम में भी अपने किसी लाइफ इंसिडेंट के बारे में, किसी छोटे से लाइफ इंसिडेंट के बारे में ही डिस्कस किया है। और यहाँ पे उन्होंने 2 इविल चीज़ों का, जो से लोग सोसाइटी में इविल थिंग मानते हैं, उनका यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है कि किस तरह से बुरी चीज़ें भी हमारे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमारी ज़िंदगी को चेंज करने में अहम रोल निभाती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये पिक्चर है हैमलॉक ट्री का। हैमलॉक ट्री ये एक अमेरिकन ट्री है जो हाईली पॉइजनस होता है। मतलब बहुत ही जहरीला है ये पेड़। इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगते हैं और ये पेड़ क्रिसमस की पेड़ की तरह होता है। क्रिसमस के पेड़ को आपने देखा होगा, उसी तरह से बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है। उसी पेड़ की बात की गई है यहाँ पे। और एक क्रो की बात करी गई है। क्रो को भी हमारे सोसाइटी में बैड वुमेन माना जाता है, बुरा माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। उसी तरह से हैमलॉक ट्री भी है। I hope you are understanding my words. Move towards the poem. Here, the first stanza of the poem, at the very first line, poet say, "The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree." That means यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्रो है, वो पेड़ पे बैठा हुआ है और ये पेड़ जो है वो हैमलॉक ट्री का है और वो स्नो पार्टिकल से मतलब
बर्फ की बारिश हुई है और उसके पार्टिकल से पेड़ जो है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट बात करते हैं कि जो क्रो का जो मूवमेंट होता है, कौवे का जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से पेड़ जो है, पेड़ में भी मूवमेंट होती है, पेड़ भी मीन्स हिलता है, पेड़ भी हिलता है, पेड़ भी हिलता है। तो उसकी वजह से जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्नो होते हैं, वो भी पॉइंट पे झड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। अब एग्जैक्ट यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आखिर जो क्रो है वो कौन सा मूवमेंट करती है, बट बताया गया उसकी मूवमेंट की वजह से ही ऐसा हुआ है। डैट मीन्स हम लोग मान सकते हैं कि क्रो पेड़ पे बैठी होगी, टहनी पे बैठी होगी, उसने मूवमेंट किया होगा तो टहनी हिली होगी और उससे बर्फ़ के जो पार्टिकल्स थे, स्नो के जो पार्टिकल्स थे, वो पॉइंट पे गिरे होंगे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से गिरे होंगे। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इस स्टांजा में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे होंगे, जिनके मीनिंग्स आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में वे है, तो वे मीन्स ऐसे तो होता है जनरली रास्ता, लेकिन यहाँ किसी पाथ की बात नहीं की गई है, तो हम लोग यहाँ पे क्रो का जो मूवमेंट है उसके लिए वे को यूज़ किया गया है। इन सेकंड लाइन अगर हम लोग देखें तो सुक डाउन, सुक सेक का पास्ट फॉर्म है, सेक का, जिसका मीन्स होता है हिलना, हिलाना, इस तरह का होता है, हिलना या हिलाना। नेक्स्ट लाइन है द डस्ट स्टॉप स्नो। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि डस्ट मीन्स यहाँ पे धूल के लिए यूज़ नहीं किया है, धूल के सेंस में यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ यूज्ड हेयर एज अ सेंस ऑफ झड़ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जब क्रो मूवमेंट करती है तो उससे स्नो क्या होते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं। नेक्स्ट लाइन फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, हेमलॉक एक हाईली पॉइजनस ट्री होता है जो अमेरिका में पाया जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो भी अमेरिका के ही थे, तो उन्होंने वहाँ के ही एक पेड़ के बारे में डिस्क्राइब किया है और उन्होंने ये बताया कि जैसे कि हमारे सोसाइटी के लोग क्रो को, हेमलॉक ट्री को बुरा समझते हैं, पर यहाँ नेक्स्ट स्टांजा जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से उनके साथ क्या, उनके मतलब उस दिन जिस दिन की वो बात कर रहे हैं उस दिन क्या चेंजिंग आता है उनके लाइफ में। अगर हम लोग थीम की बात करें तो इस पोएम के थ्रू पोएट कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोगों का जो बिलीफ होता है और जिस तरह से लोगों को बुरी चीज़ों, ओमेंस या फिर इविल, जिस तरह से चीज़ों को मानते हैं, इविल मानते हैं, बुरा मानते हैं, उसको उन्होंने सैटर किया है। मतलब डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बताया है कि किस तरह से बुरी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी बदलाव लाती हैं। इसको बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे दो इविल थिंग्स का, ओमेन थिंग्स का प्रयोग किया है, जिसे क्रो और हेमलॉक ट्री, दो बुरी चीज़ों का उन्होंने प्रयोग करके बताया है, यूज़ करके। एक अपने लाइफ के छोटे से इंसिडेंट्स का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है और उसी के थ्रू उन्होंने बताया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लिटरेरी डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड हेयर। सबसे फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग राइम स्कीम की अगर बात करें जो यहाँ पे यूज़ हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं राइम स्कीम मीन्स होता है रिपीटेड साउंड जो एंड में यूज़ होते हैं, रिपीटेड साउंड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में क्रो एंड स्नो, स्नो स्नो साउंड आ रहा है और उसी तरह क्रो, ओ, इस तरह से एंड हो रहा है। डैट मीन्स ए की साउंड आ रही है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो सेकंड एंड फोर्थ लाइन में
ट्री एंड मी, ट्री एंड मी, ई का साउंड आ रहा है, ई का दोनों जगह पे। तो डैट मीन्स जैसा कि पहले ए की साउंड हुई थी तो अब बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट literary devices which is assonance. assonance क्या होता है, अगर vowel sound रिपीट हो रहे हों किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो एंड में हो या फिर बिगनिंग में हो या तो फिर मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मिडिल में ही हो, लेकिन अगर वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस कहलाएगा। जैसा कि हम लोग सेकंड लाइन में देख सकते हैं, ओ की साउंड सुक में, डाउन में एंड ऑन में तीनों जगह रिपीट हो रही है। डैट मीन्स ये यहाँ पे एसोनेंस यूज किया गया है। एसोनेंस। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंजाइमेंट। एंजाइमेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस जो विदाउट पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू हो रहा हो 2-3-4 लाइनों में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। एट द एंड फोर्थ लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। डैट मीन्स इन 4 लाइन्स में बस 1 टाइम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किया गया है। डैट मीन्स यहाँ पे एंजॉयमेंट जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको यूज़ किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टांजा। Second stanza is here. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. That means पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट से पहले मेरा जो मूड था वो सैड थे, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन अचानक से जैसे ही क्रो के द्वारा मूवमेंट होता है तो उन पे स्नो घेरता है, तो उनकी वजह से उसका मतलब मूवमेंट उनकी चेंज हो जाती है, उनका मूड चेंज हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब उनके हृदय में थोड़ा जान आ जाता है, चेंज आ जाता है, अ चेंज ऑफ मूड, और इसकी वजह से उनमें के मूड मतलब चेंज हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एंड इसकी वजह से उनका जो दिन बर्बाद हो चुका था, जो समय वो बर्बाद कर चुके थे, बाकी का समय उनका बच जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सिर्फ क्रो और हेमलॉक ट्री, जिसको लोग हमारे समाज में बैड इविल्स मानते हैं, उसकी वजह से ही उनका समय बर्बाद होने से बच जाता है। तो वो डायरेक्टली लोगों को सैटर करना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये हमारे मतलब सिचुएशन पे, स्थिति पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स से आप परिचित होंगे, सब आपको पता होगा। एक ही वर्ड यहाँ पे है, र्यूड। र्यूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स पछतावा। मतलब अभी तक जिस रिग्रेट में थे वो, अब वो ख़त्म हो चुका था, उनका समय जो था वो बर्बाद होने से अब बच चुका था। मूव टूवर्ड्स द लिटरेरी डिवाइसेस विच यूज्ड हेयर। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम यहाँ पे सी डी, जैसा कि ए बी ऊपर हम लोग फर्स्ट स्टांजा में देख चुके हैं, तो अगर हम लोग इस सेकंड स्टांजा में देखें तो यहाँ पे सी डी का राइम स्कीम फॉलो हुआ है, जैसा कि हार्ट एंड पार्ट। टा का साउंड रिपीट हो रहा है। मूड एंड र्यूड, ड का साउंड रिपीट हो रहा है।
आई होप यू अंडरस्टैंड सी और डी किस तरह से यहाँ पे फॉलो हुआ है। नेक्स्ट, पिछले स्टांजा की तरह यहाँ पे भी enjambment यूज हुआ है। enjambment that means no punctuation marks in all lines, single punctuation marks in 3/4 line। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कहीं पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज किया गया है। एट द एंड फोर्थ लाइन में एक पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया गया है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस विच इज यूज्ड हियर। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस होता है एसोनेंस की तरह ही। यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं रिपीट होगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, जैसा इसकी नाम से ही पता चल रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि यहाँ पे हम लोग थर्ड लाइन में देख सकते, सॉरी फोर्थ लाइन में देख सकते हैं कि डे, डे, हैड और र्यूड तीनों में, डे में फर्स्ट में आया है डी, हैड में एट द एंड आया है और र्यूड में भी एट द एंड आया है। लेकिन ये यहाँ पे कॉन्सोनेंस की तरह ही यूज्ड हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट next literary devices which used here is alliteration। alliteration that means होता है repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive of closely placed words। means पास के ही कॉन्सोनेंट साउंड हो, सामने में ही अगर रिपीट हो रहे हो तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एलिट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एलिट्रेशन की तो फर्स्ट लाइन में हम लोग देख सकते हैं हैज़ है, हार्ट है। ये थोड़ा एक दूसरे से फार है बट यहाँ पे यूज्ड हुआ है उसी सेंस में। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स, एक बार हम लोग इसका समरी देख लेते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें कौन कौन से यूज़ हुए थे। तो जैसा कि मैंने बताया था डस्ट के बारे में, डस्ट किस तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हेयर इट मीन्स, सॉरी 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। नाउ डस्ट मीन्स, हेयर इट मीन्स टू डस्ट द स्नो फ्रॉम ट्री। दैट मीन्स जो बर्फ गिरता है पेड़ से, हेमलॉक ट्री से, उसको यहाँ पे डस्ट के थ्रू दिखाया गया है। सुख, सुख जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक का पास्ट फॉर्म है हेमलॉक ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था हाईली पॉइजनस यूरोपियन, सॉरी मैंने आपको अमेरिकन ट्री बोल दिया था बट इट इज़ अ यूरोपियन ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर एंड अनप्लीजेंट स्मेल। इसका जो साउंड होता है वो स्मेल जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं होता है इसका स्मेल। र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स पछतावा कि मैंने क्यों समय बर्बाद कर दिया इस तरह का। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो था राइमिंग स्कीम, इंजैबमेंट, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन। मैंने ये सब आपको बताया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो like this, subscribe to my channel White English by Nidhi. Thank you. Thanks for watching my video.